हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अगली आइडेंटिटी पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये आया कैसे, तो इसको LHS ले लेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया यदि x स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या होगा? x into x, x का दो बार गुणा होगा। उसी प्रकार यदि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस b प्लस c का कितनी बार गुणा होगा? दो बार गुणा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए करना क्या है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो ब्रैकेट का जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस a को लेंगे, तीनों में गुणा करेंगे, a में करेंगे, b में करेंगे, c में करेंगे। उसी प्रकार फिर हम b को लेंगे, b का a में गुणा करेंगे, b का b में गुणा करेंगे, b का c में गुणा करेंगे। इसी प्रकार फिर c को लेंगे, c का a में गुणा करेंगे, c का b में गुणा करेंगे और c का हम c में गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए a into a क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a into b क्या होगा? ab, a into c क्या होगा? ac। या हम इसको ca भी लिख सकते हैं। अब b ले लेंगे, b into a क्या होगा? ab, b into b b स्क्वायर, b into c क्या होगा? bc। अब अगले स्टेप में c को लेंगे, c into a क्या होगा? ca, c into d क्या होगा? bc, b into c करेंगे तो क्या होगा? bc होगा, c into c क्या होगा? c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया हमने दो ब्रैकेट का आपस में। पहले a से तीनों में मल्टीप्लाई किया, फिर b से तीनों में मल्टीप्लाई किया, फिर c से हमने तीनों में मल्टीप्लाई किया। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ab और ab एक साथ ले लेंगे, ab प्लस ab। अब दूसरा है आपका bc और bc को एक साथ ले लेंगे, bc प्लस bc। और तीसरा आपका क्या बच रहा है? ca और ca को एक साथ ले लेंगे, ca प्लस c। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ab प्लस ab जुड़ेगा 2ab हो जाएगा, bc प्लस bc जुड़ेगा 2bc हो जाएगा और ca प्लस ca जुड़ेगा 2ca हो जाएगा। देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हमें क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है बच्चों, यही सर्वसमीकरण है। अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना। अब देखिए कौन सी सर्वसमीकरण का हम प्रयोग करेंगे? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इस सर्वसमीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a के स्थान पर 2a है, b के स्थान पर 3b है और c के स्थान पर क्या है? 4c है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 2a into 3b प्लस 2bc 2 into 3b into 4c प्लस 2ca 2 into 4c into 2a। अब देखिए अगले स्टेप, 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा, 3b का होल स्क्वायर क्या होगा? 9b स्क्वायर होगा, 4c का होल स्क्वायर क्या होगा? 16
सी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग क्या होगा 9, b का वर्ग क्या होगा b स्क्वायर, 4 का वर्ग क्या होगा 16, c का वर्ग c स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद 2ab है, 2 इंटू a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर 3b। पहले संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, a इंटू b क्या होगा ab प्लस 2 तिहाई 6 चौको 24, b इंटू c क्या होगा bc होगा। अगले स्टेप में देखिए 2 चौको 8 दूनी 16 c। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का मान आ गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस 16ca। ये हमने हल कैसे किया, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या का प्रयोग करके। अब आइए इस पर आधारित और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न की तरह ही ये प्रश्न है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सर्वसंख्या का हम प्रयोग करेंगे और इसको हम हल करेंगे। क्या है प्रश्न, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाएंगे, x प्लस 2y प्लस 4z, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इस सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 2y है, c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca। c का मान क्या है 4z और a का मान क्या है x। ठीक है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सर्वसंख्या का प्रयोग किया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगले स्टेप में देखिए, इसको हल करते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, y स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 गुणा 4 4 चौको 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए संख्याओं को गुणा करेंगे, पहले 2 दूनी 4 x इंटू y xy प्लस 2 दूनी 4 चौको 16, y इंटू z क्या होगा yz होगा। अगले स्टेप में देखिए 2 चौको 8, z इंटू x क्या होगा zx। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस b प्लस c, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 9 व यदि a प्लस b प्लस c बराबर 9 व ab प्लस bc प्लस ca बराबर 40 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। दिया है प्रश्न में, देख लीजिए फिर से एक बार, a प्लस b प्लस c बराबर 9, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 40। अब आइए देखिए हल करते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले नोट करेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 9 है और साथ में है ab प्लस bc प्लस ca बराबर है 40। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। अब आइए हल कैसे करेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 9 है, ठीक है।
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करिए। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बराबर 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81। अब अगले स्टेप में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, इन तीनों से हम 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस c। जब हम 2 कॉमन लेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे ab बचेगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे bc बचेगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा c। अब अगले स्टेप में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c। देखिए ab प्लस bc प्लस ca का मान क्या है, 40 है, बराबर में क्या है 81। ab प्लस bc प्लस ca का मान प्रश्न में दिया गया है देखिए 40, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 इंटू 40। अब अगले स्टेप में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 40 दूनी 80 बराबर में क्या है 81। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, हम पक्षांतर करेंगे। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में क्या होगा 81 माइनस 80। तो अगले स्टेप में आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना था, और वो क्या आ गया 1 आ गया। अब आइए इसी के जैसा एक और प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं इसी के जैसा ही है। देखिए प्रश्न क्या है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 व ab प्लस bc प्लस ca बराबर ab प्लस bc प्लस ca बराबर 10, तब a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तब a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न को देख लीजिए। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 व ab प्लस bc प्लस ca बराबर 10 है, तब a प्लस बी प्लस सी का होल a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सर्व समीकरण क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब आइए मान रखते हैं। बाएं पक्ष में क्या चलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कितना है 16 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस c। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर में 16 प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca का मान हमें दे दिया गया है 10। ab
प्लस BC प्लस CA का मान दिया गया है 10, यहाँ पर रख देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर 16, 10 दूनी 20 जुड़ेगा। देखिए अगले स्टेप में प्राप्त होगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर 36। हमें मान किसका निकालना है? A प्लस B प्लस C। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा, वर्गमूल 36। जब हम 36 का वर्गमूल लेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर आ जाएगा 6। 36 को क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6 और 2 का जोड़ा बनेगा, एक बाहर निकलेगा, तो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6। तो यहाँ से हमें A प्लस B प्लस C बराबर क्या मिल गया, 6। तो ओके बेटा। Hello students, welcome to you SUI online class 9 of physics। स्टूडेंट्स, आज हम बल के प्रभाव को चैप्टर 9 बल और गति के नियम में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई वस्तु मोशन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो किसके टर्म में पढ़ा था हमने, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। बट वहाँ पे हमने उसके मोशन का कारण नहीं जाना था, किस वजह से वो वस्तु मोशन कर रही है। इस चैप्टर में हम उस कारण के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने देखा था कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा था, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था। यहाँ पे हमें इसकी मोशन का कॉज नहीं पता था कि किस वजह से ये यहाँ पे मोशन कर रहा है और किस वजह से इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। और अगर ये स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो भी कॉज है, इसका कारण है, उसका नेचर कैसा है। और तो इस चैप्टर में हम लोग आज मोशन किस कारण से होता है उस कारण के बारे में जानेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है, बल और गति के नियम। इस चैप्टर में हमारी फर्स्ट रीडिंग है बल, जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्स, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स वह खिंचाव या दबाव है जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की, बल की परिभाषा क्या हो जाएगी, बल वह दबाव व खिंचाव है, पुश और पुल है जो किसी वस्तु की अवस्था में चेंज करता है या करने का प्रयास करता है, वह क्या होता है, बल। यहाँ पर स्टूडेंट्स, बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। बल किसी एक वस्तु पे नहीं लगाया जा सकता। एक तो वो वस्तु हो गई जिस पर हम बल लगाते हैं और दूसरी वस्तु वो हो गई जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे
इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमने कोई फोर्स लगाया F, तो क्या हुआ, इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो गया। तो हम फोर्स को यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल टू M इंटू ए, F इज इक्वल टू M इंटू ए। इसे हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में, और मोशन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma। अगर हमें इसका यूनिट निकालना हो, मात्रक निकालना हो, तो मात्रक कैसे आएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे m क्या है, मास है, मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और ये आपका क्या है, त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका m के सिस्टम में फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसको फोर्स का एक और यूनिट होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूटन। इसके बाद हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मात्रक देखेंगे, ये किसमें हो गया, एमकेएस में। सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, किलोग्राम किसमें होता है, सीजीएस में ग्राम में, मीटर किसमें होता है, सेंटीमीटर में, और सेकेंड में। तो यहाँ पे फोर्स का अनदर यूनिट क्या हो जाएगा, डायन। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम न्यूटन और डायन में रिलेशन देखें कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम जानते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम इंटू मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डायल। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायल। ये आपका क्या आ गया, न्यूटन और डायल में रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स फोर्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट्स जब आप एग्जांपल फर्स्ट, जब आप किसी पत्थर को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, उस पर अर्थ की तरफ से एक फोर्स वर्क करता है जो कि पत्थर को क्या करता है, नीचे खींचने का प्रयास करता है। इसलिए पत्थर की जो गति होती है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने पत्थर ऊपर फेंका है उस पर एक बल लग रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने किसी हाइट से किसी पत्थर को नीचे फेंका है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पत्थर नीचे आ रहा है। पृथ्वी आपकी जो अर्थ है वो क्या करती है, उस पत्थर को नीचे की तरफ खींचती है, और जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो चाल है, वेग है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल मैच खेलता है तो उसमें क्या होता है, फुटबॉल स्टेट में पड़ी हुई है, जब खिलाड़ी उस पर पैर से बल लगाता है तो वो किस अवस्था में आ जाती है, गति की अवस्था में आ जाती है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई ट्रॉली है, पहले वो रेस्ट के स्टेट में है, जब आप उसको धक्का देते हैं
तो वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जिस डायरेक्शन में आप उसको धक्का देते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे आपकी क्रिकेट मैच में बैट होता है, तो बैट से आप जब बॉल को मारते हैं तो क्या होता है, बॉल मोशन में आ जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और, फोर्स आपका जो बल है वो कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा जो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और हमने इस पे कोई फोर्स इस साइड से लगाया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और अगर हम इस पे कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्टूडेंट्स अब इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लें m और ये किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, और इस पे कोई हम फोर्स अप्लाई करें सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा, चाल बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है, कोई बॉडी है मास m की, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये हो गई, और वेलोसिटी कितनी है, v। यहाँ पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ा, चाल कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में देखिए, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये हो गई, इस टाइप से ये मोशन कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई। अगर हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाएं तो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, जब इस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मास m हो गया और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किधर, स्ट्रेट लाइन में। इसमें अगर हम अब फोर्स लगाएं डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन की जगह पे हम अगर किसी और एंगल से इस पे फोर्स लगाएं, तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपके बल के प्रभाव हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 55, इसमें आपको नया टॉपिक है ये विराम चिन्ह। इसको मैं पढ़ाती हूँ, मैंने शुरुआत पहले कर दी थी। अब देखिए इसको डिटेल में हमको बताना है हर पॉइंट के अंतर्गत। तो दूसरा पॉइंट है अर्धविराम। अब ये अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं,
तो उसके लिए समझिए, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। फिर से देखिए, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा देवी शब्द आता है। जैसे देखिए, जैसे किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा देवी शब्द आता है। जैसे सरला देवी। अब तीसरा आपका आता है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका चिन्ह देखिए। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम के से कम समय रुकने के लिए होता है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए होता है। जैसे देवदत्त अपनी भूमि, भूमि के बाद देखिए चिन्ह लगाए, संपत्ति, इसके बाद चिन्ह लगाए, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब कुछ खो बैठा। देवदत्त अपनी भूमि, भूमि के बाद कॉमा, इसको अल्प विराम लगा हुआ है इसका चिन्ह, संपत्ति के बाद अल्प विराम, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब कुछ खो बैठा। चौथा नंबर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह आप सभी जानते हैं। प्रश्न सूचक मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर आता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ जिसको आप क्वेश्चन मार्क कहते हो। फिर पांचवा है विस्मय सूचक। ये चिन्ह देखिए, ये कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा वह मिठाई लाया है। जैसे आहा, आहा के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है और वह मिठाई लाया है। हेलो बच्चों, पेज नंबर 56 में 6 नंबर में योजक या विभाजक चिन्ह। देखिए, योजक या विभाजक चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दुख, ये चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ एक जैसे रात दिन, माता पिता, भूखा प्यासा, इस तरह के जहाँ पर शब्द आते हैं तो बीच में जो ये चिन्ह लगाया जाता है इसको योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। फिर 7 नंबर पे आओ, निर्देशक, इसको डैश भी कहते हैं। इसका प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है, जैसे निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने पूछा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आपको योजक चिन्ह और ये डैश यानी निर्देशक चिन्ह एक जैसा लगेगा, लेकिन ये डैश थोड़ी लंबी होती है और ये योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे अध्यापक ने पूछा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इस तरह से निर्देशक डैश का प्रयोग, इसका चिन्ह
इस यहाँ पर ऐसे ही लगेगा, और जो योजक चिन्ह है वो थोड़ा छोटा होता है, जो निर्देशक चिन्ह है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो आप जैसे लिखा है यानी उदाहरण है, ये इसको ब्लैक पेन से अपनी कॉपी में लिखेंगे। 8 नंबर में आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, देखिए इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, जैसे नंबर 1 दिया है, तिलक ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा, कहा के बाद यहाँ कामा लग गया। फिर देखिए उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ है क्योंकि इनका कथन है। जब किसी के कथन को वैसा ही लिखा जाता है तो वहां पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? तिलक का कथन है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है बच्चों। फिर 9 नंबर में आए कोष्टक चिन्ह। देखिए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक किए जा सकते हैं। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक अर्थात अलग किए जा सकते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेदों, कौन कौन से 3 मुख्य भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ का, खा, गा, 1, 2 और 3 इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब आइए 10 नंबर पर त्रुटि पूरक या हंस पद। इसका चिन्ह देख रहे हैं आप, त्रुटि पूरक या हंस पद। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो उसके लिए ठीक स्थान पर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका उदाहरण मैंने अभी नहीं लिखा, जगह नहीं थी, तो एक बार फिर से सुन ले इसी को। 6 नंबर में योजक या विभाजक चिन्ह, ये चिन्ह है निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, किया जाता है। जैसे दुख सुख, बीच में जो ये छोटा सा डैश लगी है, इसको योजक चिन्ह व्याकरण की भाषा में कहते हैं। भूखा प्यासा। 7 नंबर पर निर्देशक, इसको डैश कहते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने पूछा भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो डैश लगा हुआ है इसको निर्देशक या डैश कहते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह में इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, देखिए उदाहरण दिया है, तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इधर भी चिन्ह लगा हुआ है और इधर भी चिन्ह लगा है। कोष्ठक देखिए कितने प्रकार से हैं। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक किए जा सकते हैं। संज्ञा के मुख्य भेदों, मुख्य भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ का, खा, गा, 1, 2 और 3। 10 नंबर में आइए त्रुटि पूरक या हंस पद। त्रुटि पूरक या हंस पद, इसका चिन्ह ये है, लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो उसके लिए ठीक स्थान पर यह चिन्ह लगा दिया जाता है।
इसका उदाहरण मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य, पालन किया। अब देखिए बच्चों, महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य, और इसके बाद ये का छूट गया तो इसके स्थान पर ये चिन्ह लगा देंगे और का को ऊपर रख देंगे। सत्य का पालन किया। फिर है लास्ट में संक्षेप सूचक। 11 नंबर पर संक्षेप सूचक। लाघव चिन्ह का प्रयोग लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। जैसे बीए, कृपया पृष्ठ उलटिए। पंडित, डॉक्टर, तो बच्चों आपने देखा संक्षेप सूचक। इसका चिन्ह कौन सा होता है? ये लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। जैसे बीए, बीए जो है इस ये फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट में लिखा हुआ है बीए, ठीक है। जैसे लिखा है कृपया पन्ना उलटिए। कृपया में ये चिन्ह लाघव चिन्ह लगा है, पा में भी लाघव चिन्ह लगा है और ऊ में भी लाघव चिन्ह लगा है। इसका पूरा क्या हुआ? कृपया पृष्ठ उलटिए। पंडित और डॉक्टर, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये सारा वर्क आप क्लास वर्क की कॉपी में बहुत सुंदर लेख में लिखेंगे। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। पिछली क्लास में हमने उपास्थि के बारे में पढ़ा था, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, अस्थियों तथा उपास्थियों में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ा था।
विभिन्न अंगों को बांध करके रखना या उनको आपस में जोड़ करके रखने का काम होता है। और ये तंतुमय संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला स्नायु, जिसे इंग्लिश में हम लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और दूसरा कांड्रा, जिसे इंग्लिश में हम टेंडन कहते हैं। तो स्नायु जो होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? लिगामेंट का जो कार्य होता है कि ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए कि ये दो हड्डियां हैं, तो इन दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा, अर्थात स्नायु करेगा। तो स्नायु का काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आपके पैर के तलवे के नीचे आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो तलवे का पंजा आगे वाला होता है, और पीछे वाली जो एड़ी होती है, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट पाया जाता है, एक स्नायु पाया जाता है। ठीक है, तो ये आगे वाली हड्डी को और पीछे वाली हड्डी को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जब हम चलते हैं, कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा चलते हैं, ज्यादा चल जाने की वजह से क्या होता है? लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। तो लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाने से पेन बहुत ज्यादा होता है। और ये लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? ये स्नायु करता है, लिगामेंट करता है। और शरीर कंकाल को सुगठित रखता है। जो हमारा बॉडी स्केलेटन है, इस स्केलेटन को ये अपनी पोजीशन पे बनाए रखने का काम करता है। कौन? स्नायु और लिगामेंट। कांड्रा का काम क्या होता है? इसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। कांड्रा का काम ये होता है, ये बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। हड्डी को किससे जोड़ने का काम करता है? पेशी से जोड़ने का काम करता है। कांड्रा का कार्य अस्थि को पेशियों से जोड़ने का होता है। ये अस्थि को पेशियों से जोड़ने का काम होता है। तो याद रखिएगा, लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ता है। और टेंडन का कार्य क्या होता है? ये बोन को मसल से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? बोन को मसल से जोड़ता है। ये दोनों ऊतक लचकदार प्रोटीन फिब्रस के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? लचकदार होती है, इलास्टिक होती है, खिंच सकती है, वापस अपनी पोजीशन पे आ सकती है। तो ये फिब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? फिब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये तंतुमय ऊतक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, स्नायु और कांड्रा। स्नायु को हम बोलते हैं लिगामेंट और कांड्रा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। टेंडन बोन को मसल से जोड़ेगा, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दे रखा है, चित्र भी दे रखा है। पट्टीदार संकीय ऊतक, वाइट फाइबरस टिश्यू टेंडन, ये टेंडन का स्ट्रक्चर दे रखा है। टेंडन में यहाँ पर देखिए रेशे फाइबरस तंतुमय स्ट्रक्चर होता है, ये रेशे पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। तो इसको हम टेंडन कहते हैं। यहाँ पर नीचे लिगामेंट का स्ट्रक्चर दे रखा है। लिगामेंट की कोशिकाएं कुछ छोटी होती हैं, कोशिकाओं के बीच में ऊतक जो होते हैं ये धसे हुए पाए जाते हैं। ऊतक कोशिका है, अर्थात इस ऊतक का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। इसमें जो पदार्थ भरा होता है इसको भी क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें ये जो कोशिका है, ये ऊतक कोशिका के अंदर एक तंतु कोशिका भी ऊतक कोशिका के अंदर नहीं, ये अलग से एक तंतु कोशिका पाई जाती है। ये किसका निर्माण करती है? धागों का निर्माण करती है, इसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये तो थी बात तंतुमय संयोजी ऊतक की। अब बात करते हैं वसाकार ऊतक के एडिपोज टिश्यूज की। एडिपोज टिश्यूज हमारे शरीर में हर जगह फैले हुए रहते हैं, हमारे शरीर में हर जगह पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य ये होता है, जैसा कि नाम वैसा ही उसका काम, वसाकार, अर्थात वसा से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी, अर्थात ऐसे ऊतक, वसाकार ऊतक, या हम इसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। ये वसा को, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। इसको स्टोर करने का काम करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो वसा होती है स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो हम खाते हैं, खाने के बाद पाचन हुआ, जितनी हमको रिक्वायरमेंट हुई, जितनी एनर्जी यूज हो गई, जितनी एनर्जी बची, वो सब वसा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। ये क्यों इकट्ठी होती है हमारे शरीर में? ये इसलिए इकट्ठी होती है कि विपरीत परिस्थितियां अगर पड़ जाए और हम खाना ना पा पाए या भूखमरी की दशा आ जाए, तो उस दशा में यही फैट जो है, यही वसा जो है, ये पिघल करके ऊर्जा की तरह काम करने लगे, हमारे शरीर को ऊर्जा
वसाकाएं पिंडों से भरी रहती है, स्ट्रक्चर दे रखा है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये वसाकाय पिंड, इस तरीके से बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं जिसके अंदर वसा होती है। वसाकाय पिंडों से भरी होती हैं। वसा होने के कारण यह ऊतक जो है ऊष्मीय कुचालक का काम भी करता है। ऊष्मीय कुचालक का काम क्या करता है, मतलब ऊष्मा को ना तो अंदर प्रवेश होने देता है और अंदर की ऊष्मा को ना बाहर प्रवेश होने देता है। इसीलिए आप देखते होंगे, एग्जांपल इसका बताता हूँ आपको, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, उनको सर्दी कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि उनके अंदर वसा जाता है और वसा ऊष्मीय कुचालक की तरह काम करती है। जो पतले होते हैं उनके अंदर फैट बहुत कम होता है, वसा बहुत कम होती है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा लगती है। तो ये रीजन होता है, ठीक है। वसाकाय ऊतक क्या होते हैं, ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करते हैं और ये हमारे शरीर को विभिन्न बाहरी झटकों से बचाने का भी काम करते हैं। बाई चांस हम चल रहे, बहुत तेजी से दौड़ रहे, गिर पड़े, तो गिरने की वजह से जो धक्का हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी अंगों को लगेगा उसका बचाव कौन करता है, वसाकाय ऊतक ही करते हैं। ये हृदय वक्र नेत्र कोलकों को झटकों से बचाने का काम करता है। हृदय में भी वसाकाय ऊतक पाए जाते हैं, वक्र अर्थात किडनी में भी पाए जाते हैं, नेत्र कोलक आईबॉल में भी पाए जाते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं और बाहरी झटकों से बचाने का काम करते हैं। ये वसाकाय ऊतक का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये वसाकाय पिंड है जिसके अंदर वसा बनी होती है। ये ऊतक की पाई जाने वाली कोशिका होती है और ये लचीले तंतु फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, तरल जेलीनुमा पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रुधिर वाहिकाएं। तो वसाकाय ऊतक एडीपोज टिश्यू और तंतु में संयोजी ऊतक फाइबर टिश्यू दोनों का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Good morning students, welcome to the online classes of Shiva Group of Institution. Today we will discuss the numerical problems, some miscellaneous numerical problems based on temperature thermometer. जैसे देखिए पहले जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड में भी आ सकती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, सामान्य मनुष्य का जो शरीर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल में अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखें तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट स्केल में? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ठीक है। तो क्या करना है आपको? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में चेंज करना है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर। फॉर्मूला देखो, चेंज आपको दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसमें ना एक थोड़ा सा अलग टाइप का एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि कुछ इस तरह से है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। समझ आ रही है बात? यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये प्लस का 32। तो अब क्या करेंगे हम? ये देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है 98.6, है ना, ये तो दे रखा है 98.6 दे रखा है आपका, और ये कितना है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का ये 32 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये वाला जो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको इधर उठा लाएंगे, ठीक। अब ये वाला जो 98.6 है इसको उधर ले चलेंगे। ये जो था आपका, ठीक है, जो पहले क्लास में था क्योंकि साइन है ना, ये
टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, तो उसको अगर सेल्सियस में आप निकालें तो कैसे निकालेंगे और कितना आएगा? ठीक, तो फॉर्मूला आपको ये करना है। तो डिग्री फॉर्मेट के ऊपर 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, इसकी जगह ये कर देंगे, बेस की वैल्यू पता है आपको 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसके रहेगा, प्लस 32 से रहेगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये वाला इधर आया, ये इधर आया, दोनों को माइनस किया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आया 37। और समझ आ गया ये 37 कैसे आया? सिंपल है, इजी है। ठीक है, आप देखो ये जो ये वाला काम अपना हो गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में हमने निकाल लिया है। अब बचा क्या? केल्विन, है ना? तो अभी आपने एक काम और भी करना है, वो क्या करना है? केल्विन में भी बदलना है। इसका जो बी पार्ट है वो भी काम करना है, तो सोल्यूशन फॉर द बी पार्ट एंड सोल्यूशन फॉर द बी पार्ट। इसका बी पार्ट ये है, तो आपको क्या करना है? टीसी की वैल्यू भी पता लग गई, कितनी आई? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या करना है? टी के निकालना है, कितनी करेंगे? टी के बराबर टीसी प्लस 273, है ना? आप इसको बस सिंपली ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 37 प्लस 273, ये आ जाएगा बच्चों 310 केल्विन। कितना आएगा? 310 केल्विन। अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो मिसलिनियस टाइप की है, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ाना जरूरी लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने कन्वर्ट करना है 200 ये वाला नहीं करते हैं, माइनस के 11 डिग्री फॉरेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्मूला अपना लगा देंगे, क्या करते हैं? क्या दे रखा है? डीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? -11 डिग्री फॉरेनहाइट। क्या निकालना है? टीसी निकालना है, लगा दो टीसी बराबर 5.9 TF -32 5.9 ऐसे ही, TF की वैल्यू है -11 -32 ऐसे ही, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये जो 3 और साइन हो जाएगा, माइनस का ही आएगा। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? 9 से हम काट के देखेंगे, ठीक है? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पॉइंट में ही आंसर आ रहा है। पहले इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, सो वी विल गेट माइनस का 215 9 कितना आया? इसका इससे मल्टीप्लाई किया 5 से 5 कैरी 1 5 और 20 21 यहाँ तक कितना आ गया? ठीक है, तो 15 से 9 हुआ। अब इसको देखो हम क्या करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा, 9 होंगे 9 2 का, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 23.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? ये टीसी की वैल्यू चल रही थी आपकी। और बेटा इसमें एक चीज और देखो, 23.88 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है ना। आप क्या करेंगे? इसमें इसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। पॉइंट के बाद की डिजिट कौन सी है? 0.8 है ना? पॉइंट के बाद की डिजिट कौन सी है बेटा? 0.8। तो हम जब इसको 3.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा? 42 होगा। तो देखो इसका आंसर कैसे आया है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई? इसका आंसर कितना हो गया? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसी का एक अगला है 212 डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करना है। कितना टेम्परेचर है? 212। ठीक है, 212 को आपने चेंज करना है डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो बात करते हैं, कितना है? 212 TF बराबर 212 TC निकालना है, TF की जगह 212। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे?
ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा क्लास 9 के लिए भूगोल का पार्ट 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसमें हमने जो है वो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में समझा था, जो कि पहला था हिमालय का क्षेत्र, दूसरे नंबर पे हमारा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा हमारा था मरुस्थलीय, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है दक्षिण के पठार, और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है तटीय मैदान। ये हम पांचों भौतिक स्वरूप के बारे में समझा चुके हैं और आज हमारा सिक्स्थ है द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसा आपको पता है कि जो भारत है, भारत में दो जो है वो पार्ट में हमको द्वीप समूह मिलते हैं। द्वीप समूह हम दो भागों में देखते हैं। पहला हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और सेकंड है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह। क्लियर? अब हम आपको फॉर एग्जांपल हम आपको इसमें मैप से ही क्लियर करूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसमें मैं पूरा मैप नहीं बनाऊंगी बिकॉज हमारे जो द्वीप समूह होते हैं वो इतने ही पोर्शन में हमें मिल जाएंगे आसानी से। इन दिस साइड देयर इज बंगाल की खाड़ी, and this side there is Arab Sagar. You all know. सबसे फर्स्ट थिंग है जो दोनों द्वीप समूह के बारे में सबसे पहली चीज कि जो अरब सागर है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है। आपने अरब सागर में आप जब मैप में देखेंगे तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इस टाइप की जो संरचना आपको दिख रही है ये हमारे लक्षद्वीप है। और इधर ही बंगाल की खाड़ी के पास जो हम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इस तरह से, और फिर थोड़े से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, ये हमारा है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और ये हमारा है लक्षद्वीप। अब हम पहले आपको जो है वो लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे। ये सबसे पहली चीज है अरब सागर में स्थित है, अरब सागर के पास स्थित है। और ये जो हमारा केरला है, ये केरला से जो इसका डिफरेंस है वो 300 किलोमीटर है। ये केरला के तटीय मैदान से 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप हमारा आइलैंड द्वीप समूह स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज लक्षद्वीप के बारे में और आपको पता होना चाहिए, इसकी जो राजधानी है, पहली बात तो ये एक संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित का मतलब आपको पता होगा, संघ शासित हम उसको कहते हैं जिस भी राज्य का शासन संघ के द्वारा चलता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। इसकी जो राजधानी है लक्षद्वीप की वो है कावारत्ती, ये राजधानी है इसकी। लक्षद्वीप जो होते हैं वो हमारे 27 है संख्या में, जिनमें से जो 17 हैं वो अभी भी इनहैबिटेड का मतलब है वहां पर अभी भी हमें जो है वो जीवन देखने को नहीं मिलता, मतलब वो ज्यादा वहां पे कोई जो है जानवर या कोई इंसान वहां पे नहीं रहते हैं, तो वो हमारे इनहैबिटेड हो जाते हैं। तो वो 17 जो है वो 17 है 27 में से, और टोटल हमारे 27 द्वीप समूह है। और ये जो है साइज में बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे से हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका साइज जो है बहुत छोटा छोटा सा है। अगर हम अंडमान और निकोबार की तुलना में इनको हम देखेंगे तो इनका साइज बहुत कम है। तो इसके बारे में इतनी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी कि साइज में संख्या में 27 है, उनमें से 17 इनहैबिटेड है, बहुत छोटे हैं साइज में, और इतने छोटे हैं कि
अंडमान निकोबार की तुलना में बहुत छोटे हैं। इसके साथ ही केरल का हमारा तटीय मैदान है, वहां से इनकी दूरी ये 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप स्थित है। इसकी राजधानी कावारत्ती है और ये एक संघ शासित प्रदेश है। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारा द्वीप समूह है जो हमारा, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहली चीज अंडमान जो है ये पहली बार की संख्या में हमारे 233 है, ठीक है, इनकी संख्या 233 है, जिसमें से 19 जो है वो हमारे निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है, और 4, 1 और 2 और 214 जो है वो हमारे अंडमान में स्थित है। इज इट क्लियर? तो 19 जो द्वीप समूह है वो निकोबार में है और 214 जो है वो अंडमान में है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको हमने अलग अलग डिवाइड कैसे किया है। अब देखिए जो भी हमारा, जैसे ये हमारा आइलैंड है द्वीप समूह, तो उसका जो हमारा उत्तरी हिस्सा है, हमने हमेशा आपको बताया मैप में आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमेशा ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो हमने देखा हमारा उत्तर का पोर्शन ऊपर है, तो अगर हम इसका उत्तर देखेंगे तो ये हमारा आधा, हम इसको बीच में डिवाइड करेंगे, तो जो उत्तरी द्वीप समूह है वो हमारा अंडमान कहलाता है और जो हमारा दक्षिणी द्वीप समूह है वो हमारा निकोबार कहलाता है। ठीक है, तो जो अंडमान है उसकी संख्या 214 है और उतने द्वीप समूह है, और निकोबार के पोर्शन में हमारे 19 जो है द्वीप समूह है। ये भी इनमें से मतलब 233 टोटल है और 233 में बहुत सारे ऐसे द्वीप समूह हैं जो इनहैबिटेड भी है और बहुत स्मॉल, बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अंडमान और निकोबार ये भी एक संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है और जो हमारा अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो और ये हमारी बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। इसके साथ साथ हम और देखेंगे इसमें जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, बहुत सारे ऐसे भी आइलैंड हैं जहाँ पर इनके द्वीप समूह में छोटे छोटे जो संख्या में कम होने के बावजूद वहां पर ज्यादातर हैबिटेशन अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो ये हमारा था जो है वो हमारे भौतिक स्वरूप का आखिरी भौतिक स्वरूप द्वीप समूह, जिसको मैंने आपको क्लियर करा कि जिससे लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप हमारा पश्चिम दिशा में अरब सागर के पास स्थित है और ये हम बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार स्थित है। इस तरीके से जब हम लोग दिशा के साथ में इसको देखते हैं तो हमें ज्यादा इजीली जो है समझ में आता है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार के बारे में एक बात और भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये वॉल्केनिक ओरिजिन भी है, मतलब यहाँ से ज्वालामुखी का भी एक ओरिजिन जो है वो एक उत्पत्ति का स्थान है यहाँ पर, और एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी भी यहाँ से एक जो है वो हो सकती है। तो एक इसके बारे में एक लास्ट पॉइंट और था जो मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा आपको क्लियर करूं। तो ये हमारा हो गया। इसके साथ ही इस द्वीप समूह के साथ ही हमारा भारत का भौतिक स्वरूप जो पार्ट है वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इतिहास में भी आपका एक ही चैप्टर हुआ है, फ्रांस की क्रांति। अब हम इतिहास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम रूसों की क्रांति, रूस की क्रांति और रूस का और वो यूरोप का साम्राज्यवाद, हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप का साम्राज्यवाद और रूस की क्रांति। हम इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।